Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is me, Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Dear student, today we will discuss about the macromolecules, second half, chapter number 14, book 2. We will today talk about the biopolymers. So let's move towards the board. Well, dear students, macromolecules का जो second half है chapter का, that is about the biopolymers. Biopolymers वो होते हैं which are being obtained from the living organisms, plants और animals. तो उसमें आज हमने डिबेट करनी है, समझना है, एनालाइज करना है तमाम वर्ड्स को कि जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं. आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले बायोपॉलीमर्स में जिस चीज़ को हाईलाइट किया, जो पढ़ने जा रहा हूँ, जो मैक्रोमॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? डेफिनेशन लिखी है. They are the organic compounds, the large organic compounds, the macromolecules who have the general formula CnH2ON. इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो होती है, आप देख सकते हैं कार्बन के साथ बाकी हाइड्रा, पानी की रेशो चल रही है. तो कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज मैक्रोमॉलिक्यूल्स which are polyhydroxy aldehydes and ketones. इनमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, और इनके अंदर जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन रेशियो है दैट इज लाइक इन द वाटर मॉलिक्यूल्स. तो हमारे पास अब कार्बोहाइड्रेट्स को जब हमने फर्दर डिटेल में पढ़ना है तो इनको हम क्लासिफाई करते हैं. हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, हम जानते हैं कि बड़े मॉलिक्यूल्स स्मॉल यूनिट्स के मिलने से बनते हैं, मोनोमर्स के मिलने से बनते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट्स एक बायोपॉलीमर की द मोस्ट डाइवर्सिफाइड एंड द मोस्ट एक्सेस अमाउंट में पाई जाने वाली, द लार्जेस्ट अमाउंट में पाई जाने वाली एक मॉलिक्यूलर फॉर्म है. ये हमारे पास तीन तरह के हैं. मोनोसेक्राइड्स, नाम से जाहिर है मोनो मीन वन. मोनोसेक्राइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड. अगर मैं हाइड्रोलाइज करना चाहूं, इनको तोड़ना चाहूं, तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का, ये फर्दर टूट के किसी और कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं होंगे, रादर ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज मोनोसेक्राइड्स. हम बहुत से मोनोसेक्राइड्स अपनी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे ग्लूकोज है, जैसे फ्रुक्टोज है, जैसे कि हमने चैप्टर 11 में फर्मेंटेशन में भी पढ़ा था. तो ग्लूकोज के बारे में हम जानते हैं कि दैट इज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप, और फ्रुक्टोज के बारे में जानते हैं कि दैट इज अ कीटोनिक बॉडी. ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स की डिटेल भी हम आगे पढ़ेंगे. अभी मैं जनरल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं कि मोनोसेक्राइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स which cannot further hydrolyze. इनको हाइड्रोलाइज करके इनसे मजीद कार्बोहाइड्रेट्स नहीं निकाले जा सकते. दूसरी कैटेगरी आपके सामने ओलिगोसेक्राइड्स की है. ओलिगोसेक्राइड्स another class of the carbohydrates, the type of the carbohydrates, लेकिन ये जरा बड़े मॉलिक्यूल होते हैं. इनको अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो कर सकते हैं. Oligosaccharides can be hydrolyzed, and when they are going to be hydrolyzed, they generate 2 to 9 मोनोसेक्राइड्स. ठीक है, अगर हम ओलिगोसेक्राइड की बात करें तो ऐसे ओलिगोसेक्राइड जो हाइड्रोलाइसिस के ऊपर दो मोनोसेक्राइड्स को जनरेट करते हैं उनको हम डाइसेक्राइड्स कहते हैं. जो हाइड्रोलाइसिस के ऊपर लाइक रेफिनोज तीन मोनोसेक्राइड्स को जनरेट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द ट्राइसेक्राइड्स एंड सो ऑन, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड, अप टू द 9 मोनोसेक्राइड्स ओलिगोसेक्राइड्स कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बेसिक चीजें जो आपके जहन में होनी चाहिए. मैंने सुक्रोज की मिसाल लिखी है, ये डाइसेक्राइड है. लैक्टोज, हमारे पास ग्लूकोज लैक्टोज का कॉम्बिनेशन है, दैट इज अ डाइसेक्राइड, एंड द रेफिनोज इज आल्सो अ ट्राइसेक्राइड. ठीक है, तो ये जनरल डिस्क्रिप्शन के बाद हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड पे. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है पॉलीमीन मैनी. तो हमारे पास अगर ऐसा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है जिसको जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो बहुत से, यानी 10 से ऑनवर्ड जितने भी अब 2 to 9 ओलिगोसेक्राइड्स थे, और उसके आगे माय डियर स्टूडेंट्स 10 से आप गेम ऑन कर दें और जितने मर्जी मोनोसेक्राइड्स जनरेट कर दें, दैट ऑल जनरेटिंग मोनोसेक्राइड्स जो एक मेजर मॉलिक्यूल में से निकलेगा उसको हम पॉलीसेक्राइड कहेंगे. एक ऐसा लार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल जिसका जब हाइड्रोलाइसिस करें तो हमारे पास वो बहुत से मोनोसेक्राइड्स को जनरेट करे, जैसा कि स्टार्च है, जैसा कि ग्लाइकोजन है, जैसा कि सेलुलोज है. अब हम आगे चलते हैं कुछ नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, मजीद इन कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स के साथ एसोसिएटेड जो एमसीक्यूज के कट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं. वेल डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी मोनोसेक्राइड्स की बात की.
मोनोसेक्राइड्स मैंने कहा कि वो तमाम कार्बोहाइड्रेट हैं दे कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। अब इनसे एसोसिएटेड एंट्रेंस टेस्ट में जो आपसे क्वेश्चन डिस्कशन में पूछ सकता है, सिंपल है, क्लियर कर दें। मोनोसेक्राइड कैन नॉट हाइड्रोलाइज, यस हम जानते हैं। दे आर स्वीट इन टेस्ट, ऑफ कोर्स कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल जितना स्मॉल होगा उतनी जल्दी वो हाइड्रोलाइज होगा, उतनी जल्दी वो अपने बेसिक इंग्रेडिएंट्स में कन्वर्ट होगा और उतना ज़्यादा हम उसको फील कर सकेंगे। ये चूंकि स्मॉलेस्ट फॉर्म है तो ये स्वीट इन टेस्ट होता है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीटर इन टेस्ट, ठीक है। तो दिस इज स्वीट इन टेस्ट, दिस इज सॉल्युबल इन वाटर, ग्लैक्सोज डी ग्लूकोज आप सॉल्युबल कर लेते हैं पानी में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मिसालें आपके ज़हन में रहेगा कि हमारे पास मोनोसेक्राइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, इनकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है बिकॉज दे आर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और इनके पोलर एंड ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं वाटर के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी है। एनेंशियोमर्स, अ वर्ड आई यूज्ड। अब आप आगे चल के देखेंगे कि जब मैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो मेरे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर साइक्लिक भी होता है, हेक्सागोनल और ओपन चेन भी होता है। वो मॉलिक्यूल्स जो ओपन चेन और एज वेल एज लीनियर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकें, दे आर कॉल्ड एज एनेंशियोमर्स। और एनेंशियोमर्स की एक और क्वालिटी होती है, इनमें ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन्स भी पाए जाते हैं। ये वर्ड मैंने इसलिए ऐड किया कि एंट्रेंस टेस्ट में इसके बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है हमारी बुक में, चूंकि स्ट्रक्चर्स एलैबोरेटेड हैं इसलिए आपको इस पॉइंट के ऊपर अपने ज़हन में वर्किंग करनी है। हमारे पास मोनोसेक्राइड, दे कैन नॉट हाइड्रोलाइज, दे आर स्वीटर इन टेस्ट, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे हैव द एनेंशियोमर फॉर्म और दे आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हाँ, हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड अपीयरेंस आती है इनकी, जो आपके सामने प्रेजेंट की गई है। उसके बाद बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड्स की। मैंने यही कहा था, जैसे डेफिनेशन को मैंने पॉइंट आउट किया यहाँ पे कि 2 to 9 मोनोसेक्राइड्स आर बीइंग जनरेटेड। सिंपल, हमारे पास जैसे मैंने सुक्रोज की, जैसे मैंने रैफिनोज की, जैसे मैंने लैक्टोज की, माल्टोज की बात की, दे आर द ओलिगोसेक्राइड, दे आर जनरेटिंग मोर मोनोसेक्राइड व्हेन दे आर बीइंग हाइड्रोलाइज्ड। और जो लिमिट मैंने बयान की है दैट इज 2 to 9, ठीक है। अब आगे चलते हैं। स्वीटर इन टेस्ट, ऑफ कोर्स वी नो दैट शुगर, जो चीनी हम खाते हैं, सुक्रोज, दैट इज स्वीटर इन टेस्ट। एंड वन थिंग मोर, हमारे पास डियर स्टूडेंट्स यूजुअली वो तमाम कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, दे आर मोर स्वीटर इन टेस्ट। मैं आपको यहाँ पे एलैबोरेट कर दूं कि एल्डिहाइड ग्रुप चूंकि ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो ज्यादा इंटरएक्टिव होता है, उसका टेस्ट ज्यादा होता है, हम जल्दी फील करते हैं, सिवाय फ्रुक्टोज के। फ्रुक्टोज एक कीटोनिक बॉडी है, फ्रुक्टोज एक मोनोसेक्राइड है और फ्रुक्टोज एक अकेला ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर कीटोनिक बॉडी है, बट दैट इज मच मोर स्वीटर देन एनी अदर कार्बोहाइड्रेट। तो इसके अलावा यूजुअली जितनी भी कीटोनिक बॉडी हैं, दे आर लेस स्वीटर इन टेस्ट, बट दे आर स्वीटर। हमारे पास लेस सॉल्युबल इन वाटर है कंपैरेटिवली, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। जहां पे जो मैंने वर्ड लेस सॉल्युबल का बोला है, डियर स्टूडेंट्स, आप एक टीस्पून ग्लूकोज का पानी में डालें, उसे डिसॉल्व करें, वो जल्दी हो जाएगा, मोनोसेक्राइड है। और एक टीस्पून शुगर सुक्रोज का, डाइसेक्राइड का, ओलिगोसेक्राइड की टाइप, उसको पानी में डालें, वो थोड़ा टाइम लेगी। दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट दे आर कंपैरेटिव टू द मोनोसेक्राइड लेस सॉल्युबल। इनकी भी ब्रांचेस नहीं होते, स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1,4 लिंकेजेस होती हैं जो आपके सामने बन जाती हैं। आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सिंपल प्रॉपर्टी है। पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच व्हेन हाइड्रोलाइज्ड दे आर जनरेटिंग मैनी कार्बोहाइड्रेट्स। ये पॉइंट है उसकी डेफिनेशन को। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ग्रेन्स, गंदम का दाना, चावल का दाना, बाजरे का दाना पानी में डिसॉल्व नहीं होता। दे आर द, ऑफ कोर्स दे आर द पॉलीसेक्राइड्स, दे आर द स्टार्च मॉलिक्यूल, ठीक है। तो दे हैव ब्रांचेस। ये ब्रांचेस में अभी आपको स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी हमारे पास मोनोमर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, जैसे ग्लैक्सोज डी, और ये जब मिलता है तो ये आपके पास जिस लिंकेज से मिलता है उसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज 2 तरह की होती है। 1,4 कार्बन के दरमियान अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो तो हमारे पास स्ट्रेट चेन बनती है, और अगर 1,6 लिंकेज हो, कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1 के दरमियान हो, तो ब्रांचेस डेवलप होती हैं। अभी आपको मैं स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो जिसमें ब्रांचेस आ जाती हैं उसकी ऑफ कोर्स कॉम्पैक्टनेस बढ़ जाती है, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। पॉइंट्स अपने ज़हन में रखने हैं। एंड दे आर एमोर्फस सॉलिड्स, इनकी कोई क्रिस्टलानिटी नहीं होती, कोई क्रिस्टलाइन शेप नहीं होती। जब मैक्रोमॉलिक्यूल्स विद द लार्ज मॉलिक्यूल्स, तो वो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। अब हम पॉलीसेक्राइड्स की मजीद डिस्क्रिप्शन में जाना चाहेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में हम पॉलीसेक्राइड्स जो अपने सिलेबस में पढ़ते हैं उसमें स्टार्च है, उसमें ग्लाइकोजन है, उसमें हमारे पास सेलुलोज है। तो इनको हम 1 by 1 ओवरव्यू करते हैं इस लिमिटेड टाइम में, सो दैट वी कैन एनालाइज। बट डियर स्टूडेंट, एक बात तो याद रखिएगा कि जो पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल्स हमारी बुक में है,
जिसमें मैंने नाम लिया स्टार्च का, ग्लाइकोजन का, सेलुलोज का, इन सब का मोनोमर एक ही है, एंड दैट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। तो फर्क कहां पे आता है? फर्क इनकी ब्रांचेस और लिंकेजेस का आता है। जैसे मैं अभी स्टार्च की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस होती है, लीव्स में ग्लूकोज बनता है, प्लांट्स उसको स्टोर करता है अपने सीड्स में, फ्रूट्स की फॉर्म में, ठीक है ना। तो वो जितना वो ग्लूकोज जनरेट करता है उनको लिंक अप करता है स्टार्च में और आगे हमारे पास सेव करता है। इसका मोनोमर ग्लूकोज है, जिसे मैंने अभी बताया। स्टार्च में अल्फा लिंकेज होती है। व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा लिंकेज, ग्लिकोसिडिक लिंकेज? अभी इसको स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले सुन लें आप कि हमारे पास दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर इस तरह से मिले कि उनके पास ऑक्सीजन एटम बिलो द चेन आए, बिलो द रिंग आए, तो दैट इज अल्फा लिंकेज, ठीक है। और अगर 1 और 4 कार्बन के दरमियान में है तो उसको हम कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लिकोसिडिक लिंकेज। और इसी तरह अल्फा लिंकेज अगर 1 और 6 कार्बन के दरमियान है तो उसको हम अल्फा 1,6 ग्लिकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। स्टार्च में ये होता है, अल्फा लिंकेज को ह्यूमन बॉडी कैन डाइजेस्ट, वी हैव द एंजाइम, we can digest the alpha linkage, that's why the starch is our food। चाहे वो गंदम के आटा हो, चाहे किसी भी दूसरे ग्रेन्स का आटा हो, we can utilize that, we can hydrolyze the alpha linkage, we have the enzyme in our body, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने डिस्क्राइब किया है। हमारे पास स्टार्च दो हिस्सों में डिवाइडेड है, कन्वर्टेड है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। हम मिसाल देते हैं, जब रोटी बनती है आप देखते हैं कि रोटी की एक अपर लेयर होती है और एक डो मोटा होता है, एक अमाइलोज है, एक अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोज वाटर सोलुबल है, उसमें 1,4 लिंकेजेस ज्यादा हैं। डियर स्टूडेंट्स, अमाइलोपेक्टिन भी स्टार्च का है, इसमें 1,4 और 1,6 दोनों लिंकेजेस पाई जाती हैं, वो कॉम्पैक्ट है, अल्फा लिंकेजेस ही हैं, लेकिन अमाइलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये 80 to 90% ऑफ द स्टार्च होता है, जबकि अमाइलोज थोड़ा होता है, 10 to 20% होता है, इसमें 1,4 लिंकेज पाई जाती है और वो वाटर सॉल्युबल होता है। सो दिस इज अबाउट द स्टार्च। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कि वहां पे क्या है हमारे पास। ग्लाइकोजन, व्हाट इज ग्लाइकोजन? स्टार्च एनिमल्स ने खाया, जो प्लांट से आया, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में बॉडी में चला गया। हम जानते हैं कि ग्लूकोज, जो भी कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, दैट कन्वर्ट्स इनटू द ग्लूकोज, जिसे हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं, जिसे हम ब्लड शुगर भी कहते हैं, ठीक है। अब ये ग्लूकोज ब्लड में शामिल हो गया, एनर्जी सप्लाई होगी, यूज हो गया। बहुत सा ग्लूकोज यूज नहीं होता, एनिमल ब्लड में रोटेट करता है, तो फिर वो लिवर से पास ऑन होता है और वहां पे जाके स्टोर्ड होता है, और वहां पे ये दोबारा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को कंडेंस किया जाता है। एक नेचुरल फिनोमेनन है, लिवर में, लिवर ऑफ एनिमल में ये स्टार्च के मॉलिक्यूल्स कंडेंस होते हैं। वंस अगेन दे आर गोइंग टू एस्टैब्लिश द अल्फा लिंकेजेस, अल्फा 1,4 लिंकेज, अल्फा 1,6 लिंकेज, स्ट्रेट चेन में, ब्रांच चेन में। वही स्टार्च दोबारा बन जाता है, लेकिन किसके अंदर? एनिमल बॉडी के अंदर। वही ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में, अल्फा लिंकेज की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, इसलिए ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। दिस इज एन एनिमल स्टोर फूड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें मोनोमर वही ग्लैक्सोज डी है, अल्फा 1,4 एंड 1,6 लिंकेज है, जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। ये ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, ये ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, इसमें 1,6 लिंकेजेस ज्यादा होती हैं। दिस इज अमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर। तो दिस इज बीइंग एलैबोरेटेड फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। क्लियर है? लाइन स्ट्रक्चर है माय डियर स्टूडेंट्स। सेलुलोज, सेलुलोज प्लांट सेल में पाया जाने वाला बेसिक इंग्रेडिएंट है। हमारे पास वेजिटेशन जितनी भी है उसका 75% सेलुलोज है, लकड़ी दरख्तों की। हाँ, हमारे पास सेलुलोज प्योर व्हाइट कलर का होता है। लकड़ी को सोच के ब्राउन कलर में कंफ्यूज नहीं होना, वो ब्राउन कलर इज दैट इज ड्यू टू द लिग्निन डेपोजिशन, ठीक है। हमारे पास प्योर व्हाइट कलर का फाइब्रस सेलुलोज है, लीनियर मॉलिक्यूल होता है, इसका मोनोमर भी वही ग्लूकोज है। फर्क क्या है कि जब सेलुलोज में ग्लूकोज के मोनोमर्स आपस में ग्लिकोसिडिक लिंकेज के जरिए मिल रहे होते हैं तो हमारे पास वो बीटा लिंकेज डेवलप होती है, और बीटा लिंकेज जो है वो स्ट्रॉन्ग है, एनफ है। हम उसको बीइंग अ ह्यूमन बीइंग यूटिलाइज इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे स्टोमक में उसको तोड़ने के लिए एंजाइम मौजूद नहीं है।
हाँ, एनिमल्स आप देखते हैं वो जो वेजिटेशन है उसको खाते हैं और उसके अंदर जो बीटा लिंकेज है उसको तोड़ते हैं और उससे वही ग्लूकोज हासिल करके एनर्जी गेन करते हैं। तो सेलुलोज एक जबरदस्त है। और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं एंट्रेंस टेस्ट का शेयर जरूर करूंगा। कॉटन, रुई जिसे आप कहते हैं, दैट इज 99.9% प्योर सेलुलोज। वहां से आपको पता लग गया होगा कि प्योर सेलुलोज का कलर क्या होता है, उसके फाइब्रस अपीयरेंस क्या होती है, ठीक है। तो रुई जो है दैट इज 99.9% टू द 100% यू कैन से कार्बोहाइड्रेट्स। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक डिस्क्रिप्शन की सारे कार्बोहाइड्रेट्स की, मैंने उसके मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, आगे उनकी वेरिएशंस को मैंने डिस्कस किया, पॉइंट्स को एलैबोरेट किया। अब उनके स्ट्रक्चर को देखें। अब देख रहे हैं कि मैंने बार बार जो बात की वो ग्लूकोज की बात की, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोनिक ग्रुप की बात की। तो वही भी मेरे पास दो स्ट्रक्चर हैं जो आपके सिलेबस में, उसको एलैबोरेट करने के लिए मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है हेक्सागोनल। वो आगे चलते हैं बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप है 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन C6H12O6 एल्डिहाइड ग्रुप है ग्लूकोज का आपके सामने, यू कैन सी दैट। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये फ्रुक्टोज है, यहाँ पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, मोलेकुलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप एक चीज कॉमन इन दोनों में देखेंगे, नंबर 3 कार्बन जो है वहां पे पोजीशन बाकी कार्बन की निस्बत डिफरेंट है। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है इनके ओपन स्ट्रक्चर्स में, ठीक हो गया। पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हैं, बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। वन इंटरेस्टिंग थिंग मैं इसके अंदर मौजूद कायरल कार्बन के हवाले से करना चाहूंगा। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन क्या होता है, वो कार्बन जिसके चारों बॉन्ड्स मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ अटैच हो उन्हें कायरल कार्बन कहते हैं। एंट्रेंस टेस्ट का एमसीक्यू है कि ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं, तो देखते हैं। ये वाला कार्बन है, इसका एक ग्रुप ये एक हाइड्रोक्सिल और ये पूरा यूनिट एक, तो ये कार्बन कायरल कंसीडर होगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है इसके चारों बॉन्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हैं। बिल्कुल इसी तरह ये वाला कार्बन भी, इसका एक ग्रुप ये है 1 एटम एंड 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड अनदर ग्रुप, तो इसका तीसरा कार्बन नंबर 3 भी कायरल कार्बन है, कार्बन नंबर 4 भी कायरल कार्बन है, कार्बन नंबर 5 भी कायरल कार्बन है। तो 2 3 4 5 हमारे पास 4 कायरल कार्बन आते हैं, ठीक है। अगर हम फ्रुक्टोज की बात करें तो फ्रुक्टोज में मेरे पास लेट्स सपोज 1 2 3, क्योंकि ये जो कार्बन है इसने तो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से बनाए हुए हैं, कायरलिटी की शर्त है कि हमारे पास 4 के 4 बॉन्ड डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हों। तो फ्रुक्टोज में हमारे पास कायरल कार्बन 3 होते हैं, तो कायरलिटी के पॉइंट से भी याद रखिएगा। अब हम ग्लिकोसिडिक लिंकेजेस जो मैंने बातें की हैं उसको दिखाता हूं कि क्या होती है, आप सामने नेक्स्ट बोर्ड में मेरे साथ चलें। Well, dear students, glycosidic linkage, the linkage between the two glucose molecules to form a polymer, चाहे ओलिगोसेक्राइड चाहे पॉलीसेक्राइड। Watch this, मैंने कहा था ग्लिकोसिडिक लिंकेजेस 2 तरह की होती हैं, 2 तरह से क्लासिफाई होती हैं। एक तो उनकी ब्रांचेस और उनके कनेक्शन की बेस पे और दूसरा उनकी नेचर की बेस पे। मेरे पास अल्फा और बीटा ग्लिकोसिडिक लिंकेज है, वो क्या है दिखाता हूं, और 1,4 एंड 1,6 लिंकेज भी है, वो क्या है हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने ना ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखा है, हेक्सागोनल ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिले हुए हैं, ये एक पॉलीमर है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अटैच हैं, बट आई एम गोइंग टू शो यू कि ये 2 मिले हुए हैं, एक लिंकेज डेवलप हो रही है। हमारे पास 1 कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 1 है, इनके दरमियान कंडेंसेशन हुई है विद द एलिमिनेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, एक बॉन्ड बना है जिसमें ऑक्सीजन एटम है, दिस इज ग्लिकोसिडिक लिंकेज। और कौन से वाली 1,4 लिंकेज। यहां पे मैंने अल्फा क्यों लिखा, ये पॉइंट है कि अगर मेरे पास जो ग्लिकोसिडिक लिंकेज है ऐसी हो कि जिसमें 2 रिंग्स के नीचे ऑक्सीजन एटम है, तो दिस इज अल्फा लिंकेज। और ये अल्फा लिंकेज ग्लाइकोजन में भी है, स्टार्च में भी है, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, और ये ह्यूमन बॉडी जो है वो डाइजेस्ट कर सकती है। आगे चलते हैं तो आप देख रहे हैं कि एक ये लिंकेज मैंने बनाई है, ये 1,4 लिंकेज भी है, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं लिंकेज में ऑक्सीजन एटम अबव द प्लेन है, सो दैट इज द 1,4 लिंकेज, बट दिस इज बीटा लिंकेज जो कि सेलुलोज में होती है, ठीक हो गया, यू कैन सी दैट। आगे हम चलते हैं, दिस इज 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो कि आपके सामने है। 1,6 लिंकेज से ब्रांचेस बनती हैं, 1,4 लिंकेज से हमारे पास
स्ट्रेट चेन बनती है। अल्फा और बीटा लिंकेज की क्लैरिटी हो गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। अब बढ़ते हैं प्रोटीन्स की जानिब। वेल डियर स्टूडेंट्स, अभी हम जो बायोपॉलीमर्स का सेकंड पार्ट है प्रोटीन्स के हवाले से उसे पढ़ेंगे। प्रोटीन्स हम जानते हैं ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से निकला है, जिसका मतलब है प्राइम इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा अहम है। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द मैक्रोमॉलिक्यूल्स, दे आर द पॉलीमर्स, they are made up of amino acids and many other ingredients also। तो अब प्रोटीन्स कैसे बनती हैं, कैसे मैक्रोमॉलिक्यूल हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं। अब व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस जनरेट अमाइनो एसिड्स। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। अमाइनो एसिड्स के अलावा इसमें से हमारे पास ग्लूकोज भी निकल सकते हैं, लिपिड्स भी निकल सकते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं, फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं। इट्स अ कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ केमिस्ट्री, उसकी डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख लें, सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं, मैंने क्लासिफाई किया सिंपल प्रोटीन्स में प्रोटीन्स को। दिस क्लासिफिकेशन, द सिंपल प्रोटीन एंड द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड द डिराइव्ड प्रोटीन, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन इज ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ द प्रोटीन्स। हमारे पास वो तमाम प्रोटीन्स कि जिनको जब हम हाइड्रोलाइज करें तो सिर्फ एमिनो एसिड्स निकलें, हमारे पास सिर्फ अमाइनो एसिड्स निकलें, उसके अलावा कोई चीज ना निकले, दे आर कॉल्ड एज सिंपल प्रोटीन्स। वो आपस में चाहे लीनियर स्ट्रक्चर बना रही हो, प्राइमरी स्ट्रक्चर बना रही हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना रही हो, टर्शरी स्ट्रक्चर बना रही हो, जो भी स्ट्रक्चर हो, अगर हम उनको हाइड्रोलाइज करें और वो सिर्फ अमाइनो एसिड्स को जनरेट करें तो केमिकली दे आर कॉल्ड एज द सिंपल प्रोटीन्स। मसलन मैंने आपके सामने इसकी मिसालें दी है, द फैमिली ऑफ द ग्लोबुलिन्स, एल्ब्यूमिन्स। यूजुअली ये वाटर सोलुबल होती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। हमने एक प्रोटीन को, एक मैक्रोमॉलिक्यूल को जो प्लांट या एनिमल ओरिजिन से थी उसको हाइड्रोलाइज किया और हमारे पास अमाइनो एसिड्स के साथ कुछ दूसरे कंपाउंड्स भी जनरेट हुए, कुछ लिपिड्स मॉलिक्यूल्स निकले, कुछ स्टीरॉइड्स निकले, कुछ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स निकले, जैसा कि आपके सामने मैंने नाम लिखे है, लाइपोप्रोटीन्स, फॉस्फोटीन्स एटसेट्रा। तो अदर देन अमाइनो एसिड्स अदर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी जनरेट करें तो दे आर कॉल्ड एज द कंजुगेटेड प्रोटीन्स। तो केमिकली ये प्रोटीन्स की सेकंड क्लास होती है जो हमें प्रूफ करती है कि डिफरेंट बायोलॉजिकल ओरिजिन्स में जो डिफरेंट प्रोटीन्स आती हैं उनकी डिफरेंट कंपोजिशन होती है, अदर देन अमाइनो एसिड भी यूनिट्स शामिल होते हैं। फिर डिराइव्ड प्रोटीन्स, दे आर मोर एडवांस्ड प्रोटीन्स। ये हमारे पास सिंपल प्रोटीन्स और कंजुगेटेड प्रोटीन्स के मिलने से उनसे डिराइव करके बनी होती है। ये हायर स्केल ऑफ प्रोटीन्स हैं, इनके फंक्शंस की बेस पे स्पेसिफिकेशन होती है, इनके स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होते हैं। आप देख सकते हैं मैंने लिखा कि अमाइनो एसिड्स एंड कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, ये मिलकर डिराइव्ड प्रोटीन बनाते हैं। पेप्टोन्स, एंजाइम, ओलिगोपेप्टाइड्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, फंक्शनल प्रोटीन्स लाइक द ब्लड हीमोग्लोबिन काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो डिराइव्ड प्रोटीन्स दे आर एडवांस्ड प्रोटीन्स। तो ये मैंने जो क्लासिफिकेशन आपके सामने की है प्रोटीन्स की डिफाइन करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर है। अब स्ट्रक्चर के एतबार से हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास अमाइनो एसिड्स या इनके साथ कोई डिफरेंट कंपाउंड्स, राइट नाउ आई विल जस्ट टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। अगर हमारे पास ऐसी प्रोटीन्स हैं जिसमें अमाइनो एसिड या लिपिड्स या कोई भी कंपाउंड जो उसके साथ मिलकर एक प्रोटीन के बेसिक स्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, चाहे वो सिंपल प्रोटीन बना रहा है, चाहे वो डिराइव्ड प्रोटीन बना रहा है, तो वो अगर लीनियर शेप में अरेंज्ड है, आप एक लीनियर शेप में, एक स्ट्रेट चेन यूनिट में, तो दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर मैंने लीनियर पेप्टाइड चेन के सामने एक्सप्लेन किया है। और ये हमारे पास जो सिंपल एल्ब्यूमिन्स वगैरह हैं, ग्लोबुलिन्स वगैरह हैं, वो आती हैं। अगर हमारे पास वो क्वाइलिंग थोड़ी वो जो सीनियर जो लीनियर चेन है वो थोड़ी बढ़ती है और उसमें क्वाइलिंग होती है, जिगजैगिंग होती है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। हम जानते हैं कि जब हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो उसमें NH और C डबल बॉन्ड O, ये एमाइड लिंकेज है,
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे प्रोटीन लिंक के साथ आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करता है, जिसकी वजह से हमारे पास कॉइलिंग होती है, जिगजैगिंग होती है, कर्व्ड स्ट्रक्चर्स आते हैं, एडवांस स्ट्रक्चर होता है। तो इस वेरिएंट स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। और अगर ये मजीद बढ़ जाए, ये 3 डायमेंशनल कॉइलिंग हो जाए, मजीद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, थोड़ा और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाए, तो दैट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड एज द टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है। और इसके अलावा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होता है, लाइक हीमोग्लोबिन की हम बात करते हैं, उसमें कॉम्पैक्ट बॉल की शक्ल में प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर सामने आता है। तो स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम सिंपल क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, दे आर द मेन स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन्स। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स में लाइक हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो कॉन्वोल्यूटेड 3 डायमेंशनल बॉल कार्पस्कुलर जर्रात की शक्ल में स्ट्रक्चर सामने आ जाता है। तो ये मैंने प्रोटीन की जो क्लासिफिकेशन की है ये स्ट्रक्चर की बेस पे की थी, इससे पहले मैंने फंक्शन की बेस पे की थी। आपको इनका पता होना चाहिए, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। अब हम प्रोटीन्स जब पढ़ रहे हैं, हम जानते हैं प्रोटीन्स आर परफॉर्मिंग द फंक्शन। जब वर्ड बोला एंजाइम, मैंने पहले एग्जांपल्स दी हैं, तो इसमें लिविंग फंक्शन आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय प्रोटीन्स। जब मैंने वर्ड बोला मसल्स का, बॉडी स्ट्रक्चर का, स्केलेटन का, एनिमल, प्लांट, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट बॉडी का, तो एवरीवेयर देयर इज प्रोटीन, लाइफ इज प्रोटीन। अब वो प्रोटीन काम तो करती है, अफेक्ट भी होती है। कैसे इफेक्ट होती है डियर स्टूडेंट्स? डीनेचरिंग द परमानेंट डिसऑर्डर। डीनेचरिंग का नाम है परमानेंट डिसऑर्डर विच कैन नॉट बी रिकवर्ड। हमारे पास प्रोटीन्स आर वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट देयर फंक्शंस एंड दे आर बीइंग अफेक्टेड बाय फ्यू फैक्टर्स विच कैन डीनेचर देम। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपके सामने लिखा, डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन बाय हीटिंग कॉमन फिनोमिनन है। जब आप एग तोड़ के फ्राई करते हैं, वो सॉलिडिफाई हो जाता है, वो लिक्विड प्रोटीन कभी भी दोबारा सॉलिड बनने के बाद लिक्विड में नहीं आएगी। डीनेचरिंग ऑफ द प्रोटीन बाय हीटिंग। अब एक इंसान को बुखार बहुत ज्यादा हो जाए, तो बहुत ज्यादा बुखार होता है जब एक टेम्परेचर 106 से इंक्रीज कर जाता है, 106 फ़ारेनहाइट से, तो उसकी बॉडी में मौजूद जो एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीन इन नेचर हैं, वो डीनेचर हो जाते हैं, दे कैन नॉट बी रिकवर, और हम कहते हैं अल्टीमेटली डेथ होगी। तो दे आर बैडली अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, दे आर बीइंग डीनेचर्ड बाय द टेम्परेचर। लिहाजा प्रोटीन्स को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। जो फ्लैश है, जो मीट है, जो घरों में आप बनाते हैं, आप देखते हैं कि वो सॉफ्ट होता है, एक दफा हार्ड हो जाए तो कभी दोबारा सॉफ्ट नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास एक तो बाय हीटिंग हमारे पास प्रोटीन्स जो है डीनेचर होती हैं। दूसरा है बाय चेंजिंग पीएच। Whenever you feel a kind of acidity, मैं कॉमन एग्जांपल की बात कर रहा हूं, आपके स्टोमक में एंजाइम्स हैं, दे परफॉर्मिंग फंक्शंस। एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन इन नेचर, दे फंक्शनल प्रोटीन्स, वो काम कर रहे हैं। जब खुदा न खास्ता आपके स्टोमक की पीएच चेंज होती है, किसी भी वजह से एसिडिक हो जाती है या पीएच डाउन हो जाती है, तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, काम नहीं करते। और अगर खुदा न खास्ता ज्यादा सिचुएशन डाइवर्सिफाइड हुए तो वो डीनेचर हो जाते हैं। तो पीएच कैन चेंज द of course the texture of the proteins, it can completely denature the proteins. So proteins के काम के लिए हमें इसकी pH को भी मेंटेन करना है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, रिएक्टिव यूनिट है। डीनेचरिंग है क्या? बॉन्ड्स का परमानेंट टूट जाना, बॉन्ड्स का टूट के एक नई चीज बन जाना। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड लिंकेज है, एक अमाइनो एसिड मिल के एक प्रोटीन बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बन रहा है। आप उसमें कोई ऐसा रिएजेंट डाल दें, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें, कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल दें जो उसके साथ रिएक्शन करे, उसको डिस्ट्रक्ट कर दे, तो हमारे पास उससे भी हमारे पास डीनेचरिंग हो सकती है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कैन डीनेचर द प्रोटीन्स। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन समराइज फॉर्म में एंटरस्टेस के लेक्चर में कोशिश है कि एक एक चीज को एक्सप्लेन किया जाए, हाईलाइट किया जाए, एलैबोरेट किया जाए, मिस ना हो। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स हम पढ़ के आए हैं, दोबारा वन बाय वन मैं टारगेट कर रहा हूं। जस्ट सी दैट ऑर्गेनिज्म बॉडी, जेनेटिक मटेरियल डीएनए आता है, वो मैसेंजर आरएनए बनाता है, उसका एक ही काम है हर तरह की प्रोटीन बनाना, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाना, फंक्शनल प्रोटीन बनाना, जो भी काम है प्रोटीन के जरिए करवाना। ठीक है। तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म की जो पूरी बॉडी है, दैट इज बीइंग मेड बाय द प्रोटीन्स। ठीक है। दूसरा, इनहेरिटेंस मटेरियल। ऑफ कोर्स डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनता है, वो मैसेज को ट्रांसलेट करता है, वो आगे प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो जो कमांड इनहेरिटेंस में एंसेस्ट्रल सेल से डॉटर सेल्स में आती है, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोटीन्स का बनना जरूरी है। तो प्रोटीन इज लाइफ, दैट्स व्हाई प्रोटीन इज प्लेइंग इट्स बेसिक रोल। एंजाइम्स,
हमारी ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में या प्लांट बॉडी में या किसी भी स्मॉल यूकैरियोट या प्रोकैरियोट सेल में जितने भी लिविंग फंक्शंस चलते हैं उनके अंदर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम्स यूज होते हैं, और जो एंजाइम्स हैं दे आर एसेंशियली प्रोटीन्स। एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, बास का कुछ पार्ट प्रोटीन होता है, बट दे आर एसेंशियली प्रोटीन्स। तो लाइफ इज बीइंग सस्टेन्ड एंड प्रोमोटेड एंड सर्वाइव्ड बाय द प्रोटीन्स। इसके अलावा स्पेशल फंक्शंस हैं। मैंने हीमोग्लोबिन की बात की, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई करती है लिविंग सेल्स को सर्वाइव करने के लिए। ह्यूमन बॉडी को सर्वाइव करने के लिए ब्लड में हीमोग्लोबिन बुनियादी चीज है, तो वो एक खास तरह का स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो उसमें आप इसकी मिसाल दे सकते हैं इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो प्रोटेक्टिव कोट्स, फ्यू काइंड ऑफ ड्रेसेस। तो ये इंडस्ट्री में हमारे पास ना सिर्फ शेल्टर में बल्कि फूड में भी आप देख सकते हैं प्रोटीन्स का बड़ा बुनियादी रोल है। तो इन तमाम पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सके। प्रोटीन्स आर ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो इनको हम देखते हैं, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर, एलाबोरेशन, अमाइनो एसिड्स की लिंकेज चैप्टर 13 में भी हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेजेस, ह्यूमन बॉडी में diversified thousands of types of proteins पाई जाती हैं because they are being made up of the 20 different type of the amino acids। अब हम अगर आगे बात चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड में, तो हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट बायोपॉलीमर है, दैट इज लिपिड। वेल डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं लिपिड्स की। लिपिड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन। हमारे पास जो लिपिड्स हैं वो प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं, वो एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। लिपिड्स केमिकली हैं क्या? दे आर द एस्टर्स, जो किस तरह बनते हैं। हमारे लिविंग सेल में मौजूद ग्लिसरॉल है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, और वो कंबाइन करता है बॉडी सेल्स में मौजूद लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स से। फैटी एसिड्स, फैट फॉर्मिंग एसिड्स, इसी वजह से कहा जाता है। हमारे पास लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, लाइक स्टीरिक एसिड है C17 से, लाइक हमारे पास लाइनोलिनिक एसिड है जो कि अनसैचुरेटेड है, हमारे पास पामिटिक एसिड है जो सैचुरेटेड है। ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल्स के साथ मिलते हैं और हमारे पास एस्टर्स बनते हैं, द ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ द लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, दे आर कॉल्ड एज लिपिड्स। लिपिड्स दो तरह के होते हैं। अगर तो हमारे पास अल्काइल चेन कार्बोक्सिलिक एसिड की सैचुरेटेड है प्रीडोमिनेंटली, तो दे आर कॉल्ड फैट्स। और अगर उसमें अनसैचुरेशन ज्यादा है, अनसैचुरेटेड है, तो वो हैं तो लिपिड्स ही, लेकिन उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी कम होता है, दे आर द ऑयल्स। ठीक है, ये दो बेसिक क्लासिफिकेशन है, इसके डिटेल कंपैरिजन की तरफ मैं बाद में जाऊंगा। अभी मैं आपको इसकी क्लासिफिकेशन बताना चाह रहा हूं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड इज ऑन द बेसिस ऑफ द देयर केमिकल नेचर। अगर हमारे पास लिपिड्स आते हैं, हम उनको हाइड्रोलाइज करते हैं, और हाइड्रोलिसिस में मेरे पास सिंपल लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल आता है जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, तो दे आर सिंपल लिपिड्स, इसमें कोई दूसरी चीज नहीं है, दे आर द प्योर लिपिड्स। क्लियर है? नंबर 2, कंपाउंड लिपिड्स। अगर मैं हाइड्रोलाइज करता हूं लिपिड्स को जो मैंने ओरिजिन से हासिल किए हैं, और हाइड्रोलिसिस से मेरे पास फैटी एसिड्स आए, ठीक है, ये लिपिड्स का हिस्सा है, हमारे पास ग्लिसरॉल यानी अल्कोहल आए, ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल भी आ जाए, कंट्रीब्यूशन प्रोटीन का भी, और या कुछ कार्बोहाइड्रेट्स आ जाए, तो देन दे आर कॉल्ड एज कंपाउंड लिपिड्स बिकॉज दे आर बीइंग मेड बाय द लिपिड्स एंड सम अदर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आल्सो। तो कंपाउंड लिपिड्स, इसकी मिसाल में हमारे पास लाइपोप्रोटीन्स हो सकती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकती हैं, हमारे पास स्फिंगोलिपिड्स हो सकते हैं। तो डिफरेंट क्लासेस ऑफ द लिपिड्स इन फ्रंट ऑफ यू। आगे हम बात करते हैं डिराइव्ड एंड एसोसिएटेड लिपिड्स। जैसा कि प्रोटीन्स में बात की थी केमिकली, बिल्कुल उसी तरह वो लिपिड्स जो मेरे पास कंपाउंड और सिंपल लिपिड्स से डिराइव किए गए हों, कंपाउंड लिपिड्स और सिंपल लिपिड्स से डियर स्टूडेंट्स डिराइव किए गए हों, हम उनको कहते हैं डिराइव्ड और एसोसिएटेड लिपिड। ये हायर लिपिड्स होते हैं। जैसे मैंने कुछ मिसालें दी हैं, स्टीरोल्स, विटामिन डी, हमारे पास टर्पीन्स, ये ज्यादातर स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले सेल में। तो केमिकल नेचर की बेस के ऊपर हमारे पास लिपिड की क्लासेस ये होती हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो स्पॉनिफिकेशन नंबर, इस वर्ड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको स्पॉनिफिकेशन एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मेरे साथ नेक्स्ट बोर्ड पे मूव कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, स्पॉनिफिकेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोप। हमारे पास
जो ऑयल्स हैं, जो फैट्स हैं, जो हमारे पास अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स हैं या सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स हैं, यानी फैट्स और ऑयल, जब वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सोप बनता है, साबुन बनता है. सोप इज नथिंग बट द सॉल्ट ऑफ द लिपिड्स. हमारे पास जब बेस किसी भी लिपिड से रिएक्शन करती है तो सॉल्ट बनता है, सोप बन जाता है, और साथ में हमारे पास ग्लिसरॉल. अब जब हम सोप बनाते हैं, एक मैन्युफैक्चर करते हैं चीज, तो इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फैक्टर काउंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द स्पॉनिफिकेशन नंबर. सो व्हाट इज स्पॉनिफिकेशन नंबर, हम देखते हैं. The number of milligram of the KOH required to sponify 1 gram of the fat. This is called as sponification number. 1 gram of fat. अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं आपकी बुक की मिसाल बोल देता हूं. आपके पास ट्राइपामिटेट है, एक मतलब आपने एक सॉल्ट बनाया है, आपने एक मटेरियल बनाया है, एक आपके पास एस्टर है ट्राइपामिटेट, आप सोप बनाना चाह रहे हैं, तो उसका जो मोलर मैस है दैट इज 807 ग्राम. अच्छा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे कितने मिलीग्राम KOH रिक्वायर्ड होता है? 168,000 मिलीग्राम. और मैं चाहता हूं कि मैं इसका स्पॉनिफिकेशन नंबर गेन करूं, तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास जो नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ द KOH है उसको मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ फैट से. तो जो आंसर मेरे पास आएगा दैट इज द स्पॉनिफिकेशन नंबर 208. स्पॉनिफिकेशन नंबर इज द नंबर ऑफ द मिलीग्राम ऑफ द KOH रिक्वायर्ड टू स्पॉनिफाई हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ द फैट. ठीक है, 807. तो जब उसको डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास डिजिट आता है दैट इज द स्पॉनिफिकेशन नंबर. स्पॉनिफिकेशन नंबर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फैट से किस क्वालिटी की स्पॉनिफिकेशन की जा सकती है. अब चलते हैं नेक्स्ट. आयोडीन नंबर, ये भी हमारे पास एक ऑयल्स की क्वालिटी को चेक करने के लिए, फैट्स एंड ऑयल्स की क्वालिटी को चेक करने के लिए एक स्केल है. आयोडीन नंबर इज नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 100 ग्राम्स ऑफ फैट. हमारे पास फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, हमें नहीं पता कि उस ऑयल में कितने डबल बॉन्ड हैं, या हमें नहीं पता कि इस फैट में कोई डबल बॉन्ड है कि नहीं है. हम उसकी क्वालिटी चेक करना चाहते हैं, उसके अंदर अनसैचुरेशन चेक करना चाहते हैं, तो हम उसको आयोडीन से रिएक्शन करवाते हैं, आयोडीन उसके डबल बॉन्ड में ऐड हो जाता है. और जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो हमने एक चीज का ख्याल रखना है कि कितने ग्राम आयोडीन रिक्वायर्ड हुई उस फैट 100 ग्राम ऑफ फैट को सैचुरेट करने के लिए. दिस इज आयोडीन नंबर एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिपिड्स. This is basically associated to check the quality of the vegetable oils, cooking oils जो हम लोग यूज करते हैं ना, तो उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए आयोडीन नंबर है. एसिड नंबर, ये 3 नंबर एसिड नंबर, आयोडीन नंबर, स्पॉनिफिकेशन नंबर एक साथ लिंक किए जाते हैं. हम स्पॉनिफाई कर लेते हैं किसी चीज को, हमें क्या पता कि उस सोप के अंदर अभी भी फ्री फैटी एसिड्स मौजूद हैं. हाउ मेनी फ्री फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट देयर, we have to neutralize that. उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए we are again using the base molecule. How many milligrams of the KOH required to neutralize 1 gram of fat? हमारे पास अब कितना और KOH चाहिए उस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जाके उस सिस्टम में मौजूद जो फ्री फैटी एसिड्स हैं वो रिएक्टिव ना हो, डैमेज ना करे, और उनको हम प्रॉपर अपना लाइन अप कर सकें. So these are very important points. One more important property of the fats and oil lipids is the rancidity, the foul smell, the obnoxious smell present in the produced by the decay of the fats and oils. आप जैसे for example fish की बात करते हैं तो fish से बड़ी एक dirty smell आ रही होती है, foul smell आ रही होती है, क्योंकि जब खराब होती है तो उसकी liver में जो oil होता है, fish liver oil, that is highly unsaturated oil. My dear students, जितना ज्यादा ऑयल कोई अनसैचुरेटेड होगा उतना ज्यादा उसका आयोडीन नंबर होगा, वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी और वो उतनी जल्दी डिके करेगा, क्योंकि जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा. ठीक है, अब हमारे पास रेंसिडिटी की अगर मैं बात करूं, रेंसिडिटी, तो दैट इज अ फाउल स्मेल प्रोड्यूस्ड बाय द डिके ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स. और जितना ज्यादा डबल बॉन्ड होगा उतनी जल्दी डिके होगा, क्योंकि उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा, और यूं हमारे पास प्रोडक्ट्स में इस फैक्टर को भी शामिल किया जाएगा.
रेंसिडिटी से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो ऑयल पड़ा हुआ है वो कितना वैल्यूएबल है, वो कितना स्टेबल है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फैट्स एंड ऑयल्स के डिफरेंस की। अगर हम फैट्स की बात करें तो दे आर सॉलिड इन नेचर, इनकी प्रॉपर्टीज है मैं बात कर चुका हूँ। हाई डिग्री ऑफ सैचुरेशन, फैट्स में सैचुरेटेड यूनिट ज्यादा होते हैं। जब हम वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बना रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, जो नेचुरल लिपिड्स वेजिटेबल ऑयल है उनकी हाइड्रोजनेशन कर रहे होते हैं, उसको सैचुरेट कर रहे होते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई कर रहे होते हैं। और उसके अंदर जितने ज्यादा अल्काइल चेन के अंदर डबल बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा वो मटेरियल अनसैचुरेटेड होगा। जब उसको हम सैचुरेट करेंगे तो वो फैट्स बन जाएंगी, और जितना ज्यादा वो सैचुरेटेड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना हाई होगा, वो सॉलिड होगा, और उसके अंदर चूंकि डबल बॉन्ड कम है तो उसका आयोडीन नंबर भी कम होगा। रिवर्स में अगर जाएं तो ऑयल्स हैं, ऑयल्स में they are liquid in nature because they have low melting point, because they are unsaturated, they have the high degree of unsaturation। और जितनी ज्यादा unsaturation होगी, जितनी ज्यादा उसके अंदर डबल बॉन्ड होंगे, उतना ज्यादा उसका आयोडीन नंबर होगा। तो these were the few things, important things regarding the lipids। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। वेल डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लिपिड्स पढ़ रहे थे और लिपिड्स में हमने उसको क्लासिफाई किया सारी चीज़ें। जो एक अहम चीज़ लिपिड्स के हवाले से, जो डिराइव्ड लिपिड्स की एक मतलब एडवांस फॉर्म है वो रहती है, दैट इज द स्टीरॉइड्स। एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन, पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन, ये बेसिक न्यूक्लियस ऑफ द स्टीरॉइड्स है। ये तमाम स्टीरॉइड्स में पाया जाता है, चाहे वो स्टीरॉइड्स कोलेस्ट्रोल हो, एर्गोस्टीरोल हो, एर्गोकाल्सिफेरोल में जब कन्वर्ट होता है विटामिन डी में तो उसमें भी यही स्ट्रक्चर पाया जाता है। पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन ये वो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डिफरेंट अल्काइल चेन्स लग सकती हैं, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप्स लग सकते हैं, और आपके पास जो भी रेलेवेंट स्टीरॉइड है जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, जो स्ट्रक्चर में अपना रोल प्ले करता है, वो बनते हैं। आमतौर पे सेल मेम्ब्रेन्स की जो एनिमल सेल में रिजिडिटी होती है उसमें ये पाए जाते हैं। बहरहाल दे आर द वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल। और हमारे पास जो स्टीरॉइड मेडिसिन आप सुनते हैं फॉर द सप्लिकेशन ऑफ एनर्जी, उसमें भी यही न्यूक्लियस पाया जाता है। हमारे सिलेबस में कोलेस्ट्रॉल का तस्करा है। कोलेस्ट्रॉल एनिमल टिश्यू में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास डाइट का हिस्सा है। कोलेस्ट्रॉल की कमी से भी, डेफिशिएंसी से भी प्रॉब्लम होती है, और इसकी ज्यादती से भी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसकी एक मॉडरेट अमाउंट होनी चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इज वाटर इनसॉल्युबल। ये अगर बॉडी में है तो या तो ये कंज्यूम होगा, अदरवाइज ये डिपॉजिट होगा। दूसरा हमारे पास एर्गोस्टीरोल, ये यूजुअली फंजाई और यीस्ट सेल में पाया जाता है। हमारे पास जो फंजाई सेल है, यीस्ट सेल है, उसमें एर्गोस्टीरोल पाया जाता है, स्टीरॉइड की एक टाइप है। इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में जो भी कन्वर्ट होता है, ये विटामिन डी में, एर्गोकाल्सिफेरोल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। इसके हवाले से आपने ये स्ट्रक्चर, इसका नाम और इसके ये दो पॉइंट्स आपकी बुक में एलैबोरेटेड है और उनका काम याद रखना है। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंजाइम्स की तरफ। हम चूंकि बायोपॉलीमर्स पढ़ रहे हैं, हम चूंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं जो लाइफ से एसोसिएटेड हैं। एंजाइम इज द वेरी इंपॉर्टेंट unit of life. Enzymes are nothing but the biocatalyst. They are protein in nature. They are essentially protein in nature. Some of the enzymes are completely made up of the proteins, and few enzymes are made up of the non-protein parts also, जिसमें इनऑर्गेनिक फैक्टर भी हो सकता है, ऑर्गेनिक फैक्टर भी हो सकता है, बट ऑल एंजाइम्स आर एसेंशियली प्रोटीन्स। हमारे पास अगर एंजाइम्स को क्लासिफाई करें तो वो एंजाइम कि जो उसका प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट इनऑर्गेनिक वाला जिसमें जिंक आयन, मैग्नीशियम आयन, मेटल आयंस, नॉन प्रोटीन पार्ट अगर ऑर्गेनिक नेचर का हो तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं एंजाइम में, और अगर वो इनऑर्गेनिक इन नेचर हो तो उसको हम को एंजाइम कहते हैं। बहरहाल एंजाइम हमारे पास एसेंशियली प्रोटीन्स हैं, चाहे वो सारे प्रोटीन्स के बने हो चाहे दूसरे फैक्टर्स हों। दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट biopolymers. They are performing the life function. They are going to catalyze the reactions in the living cell. हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं और इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं
और इसकी प्रॉपर्टीज का जायजा लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, इट्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी वास्ट टॉपिक। हर एंजाइम अपने फंक्शन के एतबार से डिफरेंट है, अपने स्ट्रक्चर के एतबार से, अपनी फिजिकल केमिकल रिएक्टिविटी के एतबार से डिफरेंट है। बट in our chemistry topic we will classify the enzyme in 6 classes just on the basis of their functions। हमने वो तमाम एंजाइम्स जो केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से खास फंक्शन करते हैं उसकी बेस के ऊपर इनको 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया, जो आपके सामने लिखी है, आप देखें। सबसे पहले क्लास ऑफ एंजाइम ऑक्सीडेटो रिडक्टेज विच कैटालाइज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। इसके नाम से ही जाहिर है पूरी बॉडी में, एनिमल में, प्लांट में, लिविंग सेल्स में, जहां जहां पे भी जो एंजाइम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहा है, दे आर ऑल द ऑक्सीडेटिव रिडक्टेजेस। आपसे एंट्रेंस टेस्ट में सवाल करेगा, फंक्शन बताएगा और क्लासिफिकेशन में क्लास पूछेगा कि बताएं ये कौन सी है, ऑक्सीडेटिव रिडक्टेजेस। उसके बाद ट्रांसफरेजेस, एक्सचेंज ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास नाम ट्रांसफरेजेस वो तमाम एंजाइम्स जो अपने केमिकल रिएक्शंस को इस तरह स्पीड अप करते हैं, इस तरह प्रोलॉन्ग करते हैं बाय द एक्सचेंज ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफरेजेस। बट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है दैट इज अंडर रूट ऑफ द एंजाइम्स कॉन्सेंट्रेशन। एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर रूट ले लें तो उसके बराबर होती है। मतलब एंजाइम की जो रिएक्टिविटी है वो जितनी उसकी तादाद होती है उस तरह होती है। और इसके अलावा एक रिएक्शन अगर स्पीड 1 से हो रहा है तो बाय एडिंग एंजाइम 10⁻10 स्पीड हो जाती है। इतना ज्यादा स्पीड अप करता है एंजाइम रिएक्शन को। तो एंजाइम तमाम तरह के रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी होता है, ट्रांसफरेजेस भी होता है, बट विद द स्पीड, हाई स्पीड। यही काम है एंजाइम्स का, जिस वजह से हम इसको पढ़ते हैं और जिस वजह से लाइफ पॉसिबल होती है। मजीद यहाँ पे आते हैं हाइड्रोलाइसिस। नाम से जाहिर है कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। वो तमाम एंजाइम्स जो लिविंग सेल्स में हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस, addition of the small molecules like ammonia, like water, addition of the small molecules। जब हम एक मॉलिक्यूल में एनाबोलिज्म हो रहा होता है, एक होता है कैटाबोलिज्म जिसमें डिस्ट्रक्शन होती है, एक होता है एनाबोलिज्म जिसमें नए मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं। वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को फिक्स करने वाले वो तमाम एंजाइम दे आर कॉल्ड एज द लाइसेस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं लाइगेजेस। लिंकेज ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स, वंस अगेन द रिलेटेड स्टोरी। हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स है, यूनिट है, डिस्ट्रक्ट है, कैटाबॉलिज्म हुआ, उससे कोई नई चीज बनाएंगे, उसको यूटिलाइज करना है। हमारे पास डिफरेंट एनर्जी करेंसी ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में बनाई जाती है। तो जब लिंकअप करते हैं मॉलिक्यूल्स को तो ऑल दोज एंजाइम्स व्हिच आर गोइंग टू लिंक द टू मॉलिक्यूल्स दे आर बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ द लाइगेजेस। आगे आइसोमेरेजेस, ट्रांसफर ऑफ द ग्रुप विद इन द मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही किसी ग्रुप को जब ट्रांसफर किया जाता है, आपकी बुक की लाइंस एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, तो ऑल दोज एंजाइम व्हिच आर परफॉर्मिंग दैट फंक्शन दे आर कॉल्ड एज आइसोमेरेजेस। क्लियर हो गया। एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एमसीक्यू में वन लाइनर्स हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, मैंने आपके सामने लिखी है। अब देखें स्पेसिफिसिटी। एंजाइम्स आर वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट देयर सबस्ट्रेट। जो एंजाइम पेप्सिनोजिन है, प्रोटीन पे अटैक करेगा, कार्बोहाइड्रेट को कुछ नहीं कहेगा। लाइपेज है, लिपिड्स को ही प्रोसीजर में लाएगा, उसके ऊपर रिएक्शन होगा, इसके अलावा किसी के ऊपर रिएक्शन नहीं करेगा। एंजाइम्स आर वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट देयर सबस्ट्रेट। तो स्पेसिफिक इन नेचर होना एंजाइम की एक बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी है जो कि डेफिनेटली याद रखनी है। प्रोटीन इन नेचर, इसकी मैं बात कर चुका हूं कि एंजाइम्स आर एसेंशियली प्रोटीन। कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं अगर वो ऑर्गेनिक इन नेचर हो, या को एंजाइम कहते हैं अगर वो इनऑर्गेनिक नेचर हो। बहरहाल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, it's a beautiful concept and MCQ of the entrance test and the information about the enzymes। जो एंजाइमिक रिएक्शन को की लॉक मैकेनिज्म के या किसी भी के जरिए फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोसीड करवा रहा है, वही एंजाइम वो रिएक्शन बैकवर्ड भी कर सकता है। तो टू वे डायरेक्शन होती है, रिएक्शन रिवर्सिबल परफॉर्म कर सकते हैं एंजाइम, क्योंकि बेसिकली एंजाइम्स का काम है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लोअर डाउन करना ना, पैसेज को डाउन करना। तो जारी बात है अगर एक बैरियर कम होगा तो टू वे ट्रैफिकिंग ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगी। आइसो एंजाइम्स, डिफरेंट एंजाइम्स, केमिकली टोटली डिफरेंट एंजाइम्स बट परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस।
Isoenzyme, all those enzyme, मतलब this is a property of the enzymes कि there are many different enzymes which perform same functions, तो हम उनको isoenzymes कह देते हैं. तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो आपने मेमोराइज करनी है. अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं. जहाँ पे हम फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे. Well, dear students, factors affecting the enzymes activity. Enzymes are the biological catalyst. लाइफ में होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं. किन किन चीज़ों के चेंज होने से एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है. जैसा मैंने अभी कहा कि हमारे पास ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो जो फैक्टर्स प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, वही फैक्टर इन एंजाइम्स की एक्टिविटी को भी वेरिएंट करेंगे. मसलन आप देख सकते हैं concentration of the enzyme that is directly proportional to the activity. भाई एक एंजाइम की अमाउंट थोड़ी है, सबस्ट्रेट ज्यादा है, वो रिएक्शन परफॉर्म करेगा, स्पीड अप करेगा, डेफिनेटली करेगा, करता रहेगा. बट अगर मैं एंजाइम्स की कॉन्सेंट्रेशन ही ज्यादा कर दूं तो जारी बात है ज्यादा सबस्ट्रेट पे ज्यादा अटैक होगा, हमारे पास जल्दी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा. तो जितनी ज्यादा डियर स्टूडेंट्स एंजाइम्स की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ज्यादा उसका केमिकल रिएक्शन होगा, उतनी ज्यादा उसकी स्पीड होगी. टेम्परेचर स्पेसिफिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने से, ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेट्स सपोज अगर बुखार होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो एंजाइम्स आर बीइंग इनएक्टिव, वो काम करना छोड़ देते हैं. इस वजह से बॉडी सारी थक जाती है, बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म नहीं होते. टेम्परेचर बढ़ने से फूड डाइजेस्ट नहीं होती. कोई भी एंजाइम हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करता, वो अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करता है. इसी तरह अगर टेम्परेचर लोअर डाउन हो जाए तो भी एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे. एंजाइम अपने ऑपरेटिव होने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को रिक्वायर्ड करते हैं, वो हमें पता होना चाहिए. दे आर वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट देयर टेम्परेचर. तो ये हमारे पास एक फैक्टर है जिससे एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिस्टर्ब होती है. इफेक्ट ऑफ पीएच, ऑफ कोर्स कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ अगर पीएच चेंज हो जाएगी, हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट पीएच पे काम करते हैं. माउथ में बेसिक पीएच है, मैदे में एसिडिक पीएच एंड सो ऑन. हमारे पास जहां पे जो एंजाइम जिस पीएच पे काम कर रहा है, अगर उस पीएच को चेंज कर दिया जाए, किसी वजह से हो जाए, इफेक्ट की वजह से, डिफेक्ट की वजह से, तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं. तो एंजाइम्स आर डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी आल्सो. Radiations, of course, radiations, what they are going to do, they are going to destroy the bonds, they are going to disturb the chemical texture, they are going to change the chemical texture. तो रेडिएशंस जब हमारे पास एक्सपोज हो जाती हैं तो एंजाइम्स आर वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट द रेडिएशंस. इनका केमिकल टेक्सचर चेंज हो जाता है. जब ये डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, डी नेचर हो जाएंगे, तो काम नहीं करेंगे. तो हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, कॉस्मिक रेडिएशंस, एक्स रेज जो होती हैं, दे आर डैमेजिंग बिकॉज इन ह्यूमन बॉडी, अगर हम इंसान की बात करें तो हमारी बॉडी में मौजूद जहाँ जहाँ से ये चीज़ें गुजरती हैं, रेडिएशंस गुजरती हैं, तो वहाँ पे मौजूद एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, म्यूटेशन भी कर देती हैं. ठीक है, तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि आपने जहन में रखने हैं, विच कैन अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स. अब हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की. अनदर द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, न्यूक्लिक एसिड. ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड लाइफ है. न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है. न्यूक्लिक एसिड फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था पस सेल्स में 1868 में, और सेकंड टाइम 1872 में फ्रेडरिक मिस्चर ने डिस्कवर किया था स्पर्म सेल्स में, और इसका एनालिसिस किया गया था और पता लगा था कि न्यूक्लिक एसिड हर लिविंग सेल में लाजमी होता है. लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट द न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है. ये दोनों चीजें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एलैबोरेट की हैं, साथ में बोलूंगा भी, आप सुनेंगे भी, समझेंगे भी. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए. हमारे पास क्लास ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स की बेस के ऊपर हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में डीएनए आरएनए होता है. ये स्टूडेंट्स अगर केमिकली देखा जाए ना, तो डीएनए आरएनए जो बेसिक यूनिट जो होता है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड. व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? हमारे पास एक नाइट्रोजनस बेस होती है, हमारे पास एक पेंटोज शुगर होती है, डीएनए में वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, आरएनए में वो राइबोज शुगर होती है, और इसके अलावा फॉस्फेटिक ग्रुप होता है. न्यूक्लियोटाइड हमारे पास एक नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, और नंबर 3 हमारे पास
फॉस्फेटिक ग्रुप मौजूद होता है। और अगर मेरे पास ऐसा यूनिट है जिसमें फॉस्फेटिक ग्रुप नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर है, तो हम उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में भी फ़र्क क्लियर हो गया। अब ये है क्या सर? ये जेनेटिक मटेरियल है। हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड्स मिलके जीन्स बनाते हैं। जीन्स एक क्रोमोसोम में कंप्लीट होकर एक जेनेटिक मटेरियल की कोडिंग करते हैं, जो पेरेंट्स से डॉटर सेल्स में जाता है, एंसेस्टर से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। इसके अंदर पूरे एनिमल की लाइफ की डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, पूरे प्लांट के बारे में लिखा होता है कि क्या क्या ग्रोथ किस तरह होगी, क्या क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या क्या चीज़ बन सकती है। क्योंकि इनका असल काम इस डीएनए का, पहले अगर मैं डीएनए की बात करूं तो इसका असल काम है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ्यूज करना। और न्यूक्लियाई में मौजूद होता है डीएनए, ये न्यूक्लियस ऑफ द सेल में मौजूद होता है, वहां पे बैठ के ये कमांड करता है, डीएनए रेप्लिकेट कर देता है। क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, ये रेप्लिकेट होता है, ये रेप्लिकेट करके मैसेंजर आरएनए बनाता है, जो मैसेंजर आरएनए जाके आगे कमांड को ऑपरेटिव करता है। हमारी केमिस्ट्री में जो टेक्निकल चीजें हम सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे। डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है जी, डबल स्टैंडर्ड होता है, और ये डबल स्टैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड की लिंकेज से जुड़े होते हैं। हमारे पास रेप्लिकेट करता है, ऑफ कोर्स आरएनए बनाता है। इसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं दो तरह की, प्यूरीन्स, पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स आर लार्जर नाइट्रोजनस बेसिस, ये दो होती हैं। प्यूरीन्स आगे दो होती हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। अब पायरिमिडीन्स जो होती हैं वो टोटल 3 तरह की होती हैं, थायमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। जो पिरिमिडीन्स हैं दे आर स्मॉल नाइट्रोजनस बेसिस। जैसे मैंने अभी कहा कि एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेटिक ग्रुप और शुगर मॉलिक्यूल होते हैं ऑफ कोर्स, और फिर हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब हमारे पास जब डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए में टोटल 4 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एमसीक्यू है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमीन, ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस ही होती हैं। यूरासिल डीएनए में नहीं होती, ठीक है। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए की स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन में ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। आरएनए साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में पाया जाता है। आरएनए डीएनए से बनता है। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में ऑपरेटिव होता है। आरएनए में भी 4 नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती हैं। ऑफ कोर्स प्यूरीन्स तो वही है, एडेनिन, गुआनिन, लेकिन जो पिरिमिडीन्स हैं आरएनए में वो जो हैं उसमें थायमीन की जगह यूरासिल है। साइटोसिन सेम है लेकिन थायमीन की जगह यूरासिल पाया जाता है, और ये एक एडवांस फॉर्म ऑफ द थायमीन ही है। तो ये मटेरियल्स जो हैं ये लाइफ को प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाते हैं। डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन इंसेस्टर सेल से कैरी करता है और आरएनए उसको न्यू सेल में ऑपरेटिव करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास बायोपॉलीमर्स का टॉपिक था, आज का लेक्चर था, ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन आपको मैंने इस लेक्चर में स्मॉल फॉर्म में कैटेगराइज करके बताने की कोशिश की है कि आप मैक्सिमम चीज़ों को अपने ज़हन में रखें, याद कर सकें और समझ सकें कि हमसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो कि बायोपॉलीमर्स के हवाले से था समझ आया होगा। इंशाल्लाह आप तैयारी करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।